गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के इतिहास। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में मानव पहले कबीला के रूप में रहता था। कबीला के रूप में रहने के बाद पहले तो मानव जो है भोजन संग्रह के लिए इधर उधर भटकता था। बाद में पत्थर का ज्ञान होने के बाद कृषि करना और पशुपालन चालू हुआ। फिर स्थायी जीवन चालू कर दिए, एक जगह रहना चालू कर दिए। एक जगह रहना चालू करने के बाद फिर ग्रुप में रहना चालू कर दिए। ग्रुप में रहना चालू कर दिए, उसको कबीला कहा जाने लगा। कबीला का मुखिया को, राजा को जन कहा जाने लगा और बहुत सारे जन मिलकर महाजनपद बन गए। महाजनपद बन गए। भारत में 16 महाजनपद का वर्णन हम लोगों को मिला है। 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा जनपद जो था वो मगध साम्राज्य था। महाजनपद में से सबसे विशाल क्या था? मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में जो शासक थे, अंतिम शासक नंद वंश के शासक घनानंद। कहाँ से हम लोग चालू करेंगे? हम पहले मानव कैसे रहते थे? भोजन संग्रह के लिए भटकते रहते थे। फिर पत्थर का ज्ञान, औजार का ज्ञान होने के बाद पशुपालन कृषि चालू किया, कबीला में रहे। कबीला के बाद जन में रहे। जन मिलकर महाजनपद बना। 16 महाजनपदों में से विशाल मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य में नंद वंश शासक थे, जिसके अंतिम शासक घनानंद। घनानंद को हराने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराते हैं। यहीं से चालू होता है मौर्य वंश। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ? मगध साम्राज्य के अंतिम शासक नंद वंश के शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मदद से हराया। किसकी मदद से हराया? चाणक्य के मदद से हराया और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया। यहीं से चालू होता है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश लगभग 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया। भारत में मौर्य वंश का शासन कब तक रहा? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन रहा। पूरे भारत में मौर्य वंश प्रथम शासक के नाम से जाना जाता है। इससे पहले जो शासक हुए वो 16 महाजनपदों में एक एक जनपदों में एक एक शासक होते थे। एक एक कबीला में एक एक जन होते थे। पूरे भारत में शासन करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य है। घनानंद का सैनिक बहुत प्रबल सैनिक था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सेनाओं ने चाणक्य के मदद से घनानंद को हराया। मौर्य काल के बारे में हमें दो स्रोत हैं। मौर्य वंश के बारे में हमको जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी जानकारी हमें दो प्रकार से मिलता है। पहला है हमारा साहित्य और दूसरा है हमारा पुरातत्व। मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी जो इतिहास में मिलती है उसके दो स्रोत हैं। पहला है साहित्य और दूसरा है पुरातत्व। हम साहित्य को देखेंगे। साहित्य से हमें क्या क्या स्रोत मिलते हैं मौर्य वंश के बारे में? साहित्य दो प्रकार के हैं हमारा। एक है देसी साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। देसी साहित्य और विदेशी साहित्य दो प्रकार के साहित्य होते हैं। देसी साहित्य को पहले देखते हैं। देसी साहित्य में अर्थशास्त्र। देसी साहित्य अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक है, जिसको किसने लिखा है? चाणक्य ने। चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को चाणक्य के मदद से हराया। चाणक्य बहुत विद्वान है। चाणक्य ने पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। चाणक्य का और नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, राजनीति से संबंधित पुस्तक है। नाम से कंफ्यूज हमको नहीं होना है। चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कौन से विषय से है? यह पुस्तक राजनीति प्रशासन का जानकारी देता है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। यह एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। तो इन देसी साहित्य से हमको मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। विदेशी साहित्य भी हमारे पास है। जो विदेशी साहित्य जिनको पढ़ने से, समझने से हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है।
विदेशी साहित्य में प्रमुख है चीन की साहित्य, यूनान की साहित्य, नेपाल की साहित्य, तिब्बत की साहित्य, श्रीलंका की साहित्य। मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखा है। द प्रिंस, राजकुमार का प्रशासन नामक पुस्तक लिखा है जो ग्रीस से संबंधित है। द प्रिंस पुस्तक राजनीति से संबंधित है, इसलिए इन्होंने चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। चाणक्य के एक और नाम क्या है? मैकियावेली। भारत का मैकियावेली क्यों कहते हैं? क्योंकि विश्व लेवल में मैकियावेली ने राजनीति से संबंधित पुस्तक लिखा, वैसा ही पुस्तक भारत में चाणक्य ने राजनीति से संबंधित पुस्तक लिखा है, इसलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब शासन किया देश में तो इनको प्रधानमंत्री बनाया। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में चाणक्य के कूटनीति की चर्चा है और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को कैसे हराते हैं इसका वर्णन है। मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है, देसी साहित्य में मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक है। इसमें मुद्रा राक्षस नाम की पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में चाणक्य की कूटनीति की चर्चा है और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को कैसे हराते हैं इसका वर्णन है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भब्रबाहु हैं। एग्जाम में कई बार आया है। चंद्रगुप्त मौर्य की धार्मिक गुरु भब्रबाहु है। मालविका अग्निमित्र नाम की पुस्तक है जिसकी लेखक है कालिदास। इस पुस्तक में विक्रमादित्य के 9 रत्नों का उल्लेख है। कालिदास 9 रत्नों में से एक है। इसमें मौर्य काल की पतन की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश से संबंधित पुस्तकें, साहित्य जिसके बारे में जानकारी मिलती है वह है कालिदास के द्वारा लिखा गया मालविका अग्निमित्र, जिसमें विक्रमादित्य के 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है और मौर्य काल की पतन की जानकारी मिलती है। बहुत सारी पुस्तकें हैं। कालिदास विभिन्न प्रकार की पुस्तक लिखते थे, जैसे कुमार संभव, रघुवंशनम ये महाकाव्य हैं, ऋतुसंहारम, मेघदूतम ये गीता काव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। आपने देखा कि कालिदास ने डिफरेंट टाइप की बुक लिखा है। विभिन्न प्रकार के रचना के लिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के रचनाकार विश्व लेवल में शेक्सपियर हैं और भारत में शेक्सपियर का कंपेयर में चाणक्य कालिदास हैं, इसलिए शेक्सपियर की संज्ञा दी जाती है कालिदास को। एक पुस्तक और है वर्तिका, कात्यायन ने लिखा है। ये भी मौर्य काल की जानकारी मिलता है। वर्तिका किसने लिखा है? कात्यायन ने। मौर्य काल की जानकारी मिलती है। एक पुस्तक कामसूत्र एग्जाम में आता है, इसको लिखा है वात्स्यायन ने। इसमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हर्षचरितम बाणभट्ट ने लिखा है। रजत रंगणी कल्हड़ ने लिखा है। इसमें कश्मीर का इतिहास। अशोक बौद्ध धर्म के पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, जो राजतरंगणी पुस्तक में लिखी है। अशोक ने अशोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है कश्मीर में। ये सब की जानकारी मिलती है। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक है। विदेशी साहित्य, कौन कौन से विदेशी साहित्य हैं जिनके बारे में मिलता है? मेगास्थनीज की इंडिका जो यूनानी है। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इनकी जानकारी मिलती है। फूको ये चीनी साहित्य है, फाइहान ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी इससे मिलती है। सीयूकी नाम की पुस्तक, ये भी चीनी पुस्तक है। हेनसांग ने लिखा है, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसमें भी मौर्य काल की जानकारी मिलती है। नेपाल की साहित्य, अवदान साहित्य, दिव्य अवदान, अशोक अवदान, कुणाल अवदान, इन पुस्तकों में बौद्ध धर्म तथा अशोक की जानकारी मिलती है। श्रीलंका की साहित्य, दीपवंश, महाबोधि वंश, महावंश, इस पुस्तक में अशोक ने अपने 99 भाइयों को वध किया है, इसकी जानकारी मिलती है। आपने देखा कि मौर्य वंश की जानकारी हमको
कई देसी साहित्य से मिल रही है, कई विदेशी साहित्य हैं, नेपाल के साहित्य, चीन के साहित्य, श्रीलंका की साहित्य, यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। तिब्बत की साहित्य आर्य मंजूश्री एवं लामा तारा नाथ नाम की पुस्तक है, जिससे मौर्य वंश की जानकारी मिल रही है। तिब्बत की साहित्य। मौर्य काल की जानकारी देने वाली देसी साहित्य और विदेशी साहित्य को देखा। मौर्य शासन के समय हमको जानकारी मिलने वाली है पुरातत्व। ऐसे पुरातत्व हैं जिनके खोज होने से मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमको मिलती है। पुरातत्व कौन कौन से स्रोत हैं? पुरातत्व में अभिलेख। मौर्य काल को हम पुरातात्विक अभिलेखों से अध्ययन करना है, तो मौर्य काल के बारे में पुरातत्व से हमें क्या मिले हैं? बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य वंश का महान शासन हमारे देश में था। अशोक के पहले का अभिलेख हमें मिला है, अशोक के समय का अभिलेख मिला है, और अशोक के बाद का भी हमको अभिलेख मिला है। जैसे अशोक के पहले का अभिलेख, अशोक के पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। मौर्य काल, मौर्य शासन अशोक के समय का अभिलेख है पिपरवा का कलश अभिलेख। अशोक के पहले का अभिलेख हमको 3 प्रकार का मिला। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला हुआ अशोक के पहले का अभिलेख, अशोक के समय का अभिलेख और अशोक के बाद का अभिलेख। अशोक के पहले का अभिलेख क्या है? पिपरवा का अभिलेख। पिपरवा का अभिलेख, पिपरवा का कलश अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश में है। इसे भारत का प्रथम अभिलेख मौर्य वंश की जानकारी देने वाला के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अभिलेख जो मौर्य वंश की जानकारी देता है, परंतु ये अशोक की जानकारी नहीं देता, क्योंकि ये अशोक के पहले की जानकारी देता है। अशोक के समय का अभिलेख स्तंभ लेख। अशोक के समय का अभिलेख कौन सा है? स्तंभ लेख। स्तंभ लेख अभिलेख पत्थर एवं खंभों में लिखने का पैटर्न था। गुहा लेख, गुफाओं में लिखा जाने वाला अभिलेख। अशोक के समय पत्थर पर स्तंभ लेख होता था, या तो गुहा लेख, गुफाओं में लिखा जाने होते थे, और एक होता था शिला लेख जो पत्थरों पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख, गुफा लेख और शिला लेख, 3 प्रकार का अशोक के समय का जानकारी मिलता है। अशोक का अभिलेख 4 लिपि में पाया गया है। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा यूनानी लिपि और चौथा है अरमाइक लिपि। पेन कॉपी लेके आप लोग वीडियो देखते समय पूरे नोट्स बनाइए। जो बात कह रहे हैं उसको अच्छे 2 पेनों से, कलरफुल पेन से स्केल लेके नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्जाम के समय में सबको रिवीजन करेंगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ये ऐसे कंटेंट हैं, मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन अगर एग्जाम में आना है तो यहीं से प्रायः आते हैं। अशोक के समय का अभिलेख 4 लिपि में पाया गया है। पहला है ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा यूनानी लिपि और चौथा है अरमाइक लिपि। भारत में पाए गए लगभग सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी लिपि को स्टार लगा लीजिए। ब्राह्मी लिपि भारत में जितने भी अभिलेख मिले हैं प्रायः ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि की भाषा प्राकृत है। लिपि अलग है और भाषा अलग है, तो ब्राह्मी लिपि की भाषा प्राकृत है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, वैसे ही प्राकृत भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा या कूटबद्ध किया है। सबसे पहले जितने अभिलेख, ये तो 324 से 184 ईसा पूर्व के पहले के अभिलेख हैं, अशोक के पहले का, अशोक के समय का और अशोक के बाद का, लेकिन इसको पढ़ा जा गया है 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया है। अशोक ने स्वयं शिलालेख भी लिखा है। अशोक के समय का अभिलेख अगर हम देखते हैं तो अशोक ने स्वयं शिलालेख लिखा है। जैसे पहला लिखिएगा पशु बलि की निंदा, राजकों की नियुक्ति। दूसरा है पशु मानव दोनों के लिए चिकित्सा हो। अशोक ने धार्मिक नियम भी लिखा है। अशोक ने धम्म घोष की चर्चा किया है। अशोक ने धम्म महापत्रों की नियुक्ति, आत्मनियंत्रण की शिक्षा, तीर्थ यात्रा का उल्लेख, शिष्टाचार का उल्लेख, राजा अधिकारी प्रजाहित में सोचें, धन की व्याख्या, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, कलिंग युद्ध का वर्णन,
ये सबके बारे में शिलालेख अशोक ने स्वयं लिखा है। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म को अपनाया। प्रथम शिलालेख में उल्लेख है राजकों की नियुक्ति तथा पशु बलि का विरोध। ग्रामीण जनपदों की देखभाल हेतु राजकों का एक न्यायिक अधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति किया जाता था। तीसरा अभिलेख है शिलालेख महामातों अर्थात पदाधिकारियों का नियुक्ति होता था। पांचवा अभिलेख है धर्म महामातों की नियुक्ति, कार्य निर्देश, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त की नियुक्ति। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर वध कर सिंहासन पर बैठा था। इसका मतलब अशोक हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे, कई जगह आक्रमण करते थे और राज्यों को जीतते थे। कलिंग को भी वैसी जीतने के उद्देश्य से आक्रमण किया, लेकिन उनका कलिंग अंतिम युद्ध रहा और हृदय परिवर्तन होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए। मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जो घनानंद को हराकर चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंड्रोकोटस है। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम अगर एग्जाम में आए तो सेंड्रोकोटस है, जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं। इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराया कौटिल्य चाणक्य के मदद से। एक और इंपॉर्टेंट बात आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच का युद्ध, जिसमें विजय चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ है। दोनों के युद्ध के बाद पेनियास की संधि हुआ है। ये एग्जाम में पूछता है, पेनियास का संधि क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और मेगास्थनीज के बीच की संधि है। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी थे। इनका गुरु जैन धर्म के भब्रबाहु, जो दिगंबर पंथ के थे। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कर्नाटक के मैसूर में किया था। यहाँ अभी भी श्रवण बेलगोला मेला लगता है, जहाँ पर क्या है, ज्ञान प्राप्ति के बाद शरीर को त्याग करने की प्रथा है। चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु भब्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के प्रमुख कैसा शासक? चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत में जितने शासक हुए वो महाजनपद, 16 महाजनपद के एक एक महाजनपद में शासक थे। 16 महाजनपद में से प्रमुख महाजनपद था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और भारत में सत्ता का स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम पूरे देश का शासक बना, चक्रवर्ती सम्राट, चारों तरफ जिनकी ख्याति हो, ऐसा शासक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में ऐसी क्या बात थी कि पूरे देश को शासन किए, ये पूरे देश में शासन किए और एक सफल राजा के रूप में विश्वविख्यात हुए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रमुख बातें क्या क्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रमुख बातें 6 प्रकार की बातें हमको एग्जाम में पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इनका प्रशासन किस प्रकार से था? तो पहला था सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा था विकसित अधिकारी तंत्र, अपने अधिकारियों का पूरे देश में नियुक्ति किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पास विकसित अधिकारी तंत्र था। पहला क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण। दूसरा था विकसित अधिकारी तंत्र। तीसरा था उचित न्याय व्यवस्था। चौथा था नगर शासन।
पांचवा था कृषि शिल्प उद्योग। छठवां है संचार, वाणिज्य एवं व्यापार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के दूसरा शासक बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बाद दूसरा शासक है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात लगभग 298 बीसी, चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद लगभग 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, अमित्रोच्चेट्स, सिंहासन, भद्रसार, चार इनके और उपनाम हैं। चाणक्य के कुछ दिनों के लिए बिंदुसार का भी मंत्री रहा। तिब्बती बौद्ध सारनाथ के अनुसार बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। पिंगल वत्स एक ज्योतिषी थे जो अशोक का महान राजा बनेगा ये भविष्यवाणी किया था। पिंगल वत्स एक ज्योतिषी थे जो अशोक को महान राजा बनेगा यह भविष्यवाणी किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु कहा जाता है ना, ये कई बार एग्जाम में आया है। अजात शत्रु किसे कहा जाता है? बिंदुसार के दरबार में सीरिया से एंटियोकस राजा ने डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज आया था। लेकिन बिंदुसार के समय उनके दरबार में कौन आया? बिंदुसार के दरबार में सीरिया से एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस राजा ने डाइमेकस नाम का अपना राजदूत भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह भी एक नास्तिक संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक गुरु मैक्यावली पुत्र गोसाल थे। आपने देखा कि मौर्य काल के समय में अधिकारी तंत्र बहुत मजबूत था। मौर्य काल के समय में अधिकारी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसलिए मौर्य काल चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है और पूरे देश में शासन किए। मौर्य काल के समय उच्च अधिकारी क्या क्या था, एग्जाम में कई बार आया है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री था, पुरोहित थे, सेनापति थे। सेनापति जो युद्ध विभाग का मंत्री होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। कर्मांतिक उद्यान एवं कारखाना का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस का अधिकारी होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। दवारिक राजमहल का प्रधान होता था। दवारिक राजमहल का प्रधान होता था। तो आपने देखा कि मौर्य काल के समय में प्रमुख उच्च अधिकारी, इनके अलावा और कई अधिकारी होते थे, लेकिन उच्चाधिकारी इन लोग होते थे। उस समय पुरोहित को प्रधानमंत्री का बराबर संज्ञा दिया जाता था। पुरोहित प्रधानमंत्री के जैसा होता था। मौर्य वंश में हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, दूसरा देखा हमने बिंदुसार का शासन। अब अगला है अशोक का शासन। अशोक का शासन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का शासनकाल और मौर्य शासन का प्रशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रशासन किया, जो इतने लंबे समय तक और पूरे देश का सम्राट रहा है।
तो उसकी प्रशासन को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। मौर्य वंश से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतने से आने की संभावना है। तो आज यहीं बंद करते हैं, आप लोग और स्टडी करके आइए फिर, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में अशोक का शासन।